जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। मैं आबिद खान आईटी वर्ल्ड कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको सीपीसीटी एग्ज़ाम 8 अगस्त 2021 शिफ्ट 1 की एनालिसिस कराएंगे, मैथ्स एंड रीजनिंग की। और उसी के साथ में आपको हम पैराग्राफ भी दिखा देंगे हिंदी वाला, और जीएस के क्वेश्चन भी बता देंगे कि कैसे उनको देखना है, किस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं इस पेपर में। और जैसा कि आपको पता है कि हमने कंप्यूटर्स का जो 52 क्वेश्चन आते हैं उसकी अलग से वीडियो प्रोवाइड कराई हैं, और मैथ्स रीजनिंग ये भाग हम अलग से वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। जैसा कि आप अगर यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो सभी वीडियोज़ अलग अलग डली हुई हैं, आप चैनल में आसानी से आपको मिल जाएंगी, या आप नाम डाल के भी चेक कर सकते हो, तब भी आसानी से निकल आएंगी। पुरानी वीडियो भी सभी हमारे चैनल पर डली हुई है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई वीडियो किसी पेपर की नहीं डली है, तो आप हमें बता सकते हो, हम वो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसमें पहले 52 क्वेश्चन कंप्यूटर्स के रहते हैं, उसके बाद आपके मैथ्स एंड रीजनिंग पैराग्राफ मैथ और रीजनिंग के रहते हैं। 52 क्वेश्चन आते हैं आपके कंप्यूटर से रिलेटेड, एंड 5 क्वेश्चन का हिंदी का पैराग्राफ ऐसे आता है, और 6 क्वेश्चन मैथ और 6 क्वेश्चन रीजनिंग, और 6 क्वेश्चन आते हैं आपके जीएस के। ठीक है ना, ये मैथ हो जाता है और रीजनिंग हो जाता है। इसी प्रकार से 23 क्वेश्चन ये होते हैं, 52 ये होते हैं, और टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 75, और 38 क्वेश्चन से आपको पास होना होता है। आसानी से आप पास हो सकते हो, थोड़ा सा आपको वीडियो वगैरह भी देख लो, थोड़ा सा पढ़ लोगे, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम चलते हैं पैराग्राफ पे। पैराग्राफ को आपको बता देते हैं कि कैसे पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें कैसे आपको पढ़ना है, उसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लेना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 52 क्वेश्चन कंप्यूटर्स के हैं, और वहां से स्टार्ट होता है 53 से 57, यानी 5 क्वेश्चन हिंदी का पैराग्राफ। जैसे कि ये दिया हुआ है तितली की कहानी। इसमें क्या है, इस बार फॉन्ट क्या है सही से नहीं है ना। देखो, तितली की कहानी होगी तो लिख रहा है तितली की कहानी, तो इस तरीके से थोड़ा सा पढ़ने में भी प्रॉब्लम्स आ रही है इसमें। लेकिन आप ध्यान से घर पे तो पढ़ सकते हो कि क्या लिखा है, थोड़ा सा समझ भी सकते हो। देखो, क्या को या ऐसे लिखा है, आप जानते हैं कि एक कोकून क्या है। कोकून क्या है, कोकून बनता है, उससे तितली बनता है। यह रेशमी धागों का एक प्रकार का रक्षात्मक आवरण है, जिससे पतंगों और अन्य कीड़ों के लाखों स्वयं के लिए वयस्क होने के पूर्व बनाते हैं। अब हम एक कहानी पढ़ते हैं। एक आदमी को तितली का एक कोकून मिला। इसमें क्या है, थोड़ा सा फॉन्ट गड़बड़ है, तो इसको आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, तो इसको पढ़ना, और इसके क्वेश्चन अभी हम दिखा देते हैं, उनको करना। बाकी हम आपको मैथ्स और रीजनिंग का बिल्कुल एनालिसिस करवाएंगे। ठीक है, आसानी से हो जाएगा, ऐसा टफ नहीं रहता है। कहानी पढ़ना है और उसी ऐसे में से आपको आंसर देना है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट एक ऊपर का ले लो और एक ए वाला ले लो। ठीक है दोस्तों, या आप वीडियो को रोक कर फिर उसको पढ़ सकते हो। ये यहाँ पे पूरा हो गया वीडियो। ठीक है, 2 स्क्रीनशॉट ले लो, एक ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, एक ऊपर वाला ले लो। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, कोकून क्या है। सुरक्षात्मक कवर जो वयस्क बनने से पहले खुद के लिए लावा बनाता है। ठीक है, इसी प्रकार ये दिए हुए अनुच्छेद के अनुसार कोकून के अंदर तितली स्वयं को प्रयास मरोड़ती है ताकि क्यों मरोड़ती है, तरल पदार्थ उसके शरीर से पंखों तक पहुंच जाए। तो ये पूरा कहानी में जो दिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं दिए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, जब उसे कोकून मिला तो आदमी ने क्या नहीं किया, है ना। अगला देखो, यह कहानी हमें जो सबक सिखाती है वह क्या है। हमें मजबूत बनने के लिए जीवन में संघर्ष करना होगा। बिल्कुल, कोकून से सब जब निकलती है तितली तो बहुत उसको कठिनाइयाँ होती हैं। कितना बहुत उसको कठिनाई होती है जब वो मजबूत निकलती है। अगर आप कोकून से जब तितली निकल रही है और आपने उसको जल्दी से निकाल दिया, आपने अपने हाथों से उसको खोल दिया, तो जो तितली जो बनेगी वो अपंग बनेगी, अपाहिज हो जाएगी। उसको जो बनना चाहिए जितना मजबूत, वो नहीं बन पाएगी। ठीक है, कई इसके ऊपर कहानियां भी बनी हुई हैं। लेख के अनुसार जब पहली बार को लेखक के अनुसार
पहली बार कोकून एक तितली निकलती है तो उसके पंख कैसे होते हैं, नम और नरम होते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहां से स्टार्ट होता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसको हम एनालिसिस कराएंगे। बाकी आपको हमने हिंदी के ये क्वेश्चन बता दिए हैं, ये आपको पैराग्राफ पढ़ना फिर इनको लगाना, आपसे बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे ये आपको अनुभव हो जाएगा। और आप लगाना तो पड़ेगा ही, थोड़ा सा 2-4 बार अगर इन्हीं को लगा लोगे तब भी आपका स्पीड अच्छी सी हो जाएगी, वहां पे समझ में आ जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आता है, कैसे आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ चलते हैं। इसके 6 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, नीचे दिए गए व्यंजक को हल करें, आपको सटीक मान की गणना नहीं करनी। देखो ये बहुत अच्छा लिखा है, सटीक मान की गणना नहीं करनी, यानी आपको लगभग मान की गणना करनी। देखो 1524 है, ये 0.79 है, तो इसको 1524 मत लिखो, 1525 लिख दो। 79 है, 0.11 बढ़ेगा तो 25 हो जाता। 19.92 है, इसको 20 लिख दो। प्लस 495 है तो 495 लिख दो। देख लेंगे क्योंकि ऑप्शन तो काफी दूर दूर है। इसको 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और क्या हुआ ये 25 दूनी 50, तो 30,500 हो जाएगा। प्लस 495 ये हो गया, तो क्या हो जाएगा देखो 30,995। आपको आंसर कौन सा लग रहा है भाई, 31,000 होगा ना, 5 और होता तो कितना हो जाता, 31,000 होता, तो लगभग में आंसर कौन सा आएगा 31,000 रुपए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनको सटीक मान की गणना इस पे तो लिख दी, अगर नहीं लिखे ना तब भी सटीक मान की गणना ही करना, लगभग मान की गणना करना, सटीक मान की कभी गणना मत करना। अगर इसको पॉइंटों में करोगे, पॉइंटों में अगर तुमने ये देखा कि 1524.79 से और 19.92 से अगर गुणा करने बैठ गए आप, तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब ऑप्शन दूर दूर हो, देखो 31,000, 33,000, 78, 26, जब ऑप्शन दूर दूर है तो कभी भी सटीक मान की गणना मत करना कैलकुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 768 वर्ग सेंटीमीटर है और आयत की लंबाई 32 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप ज्ञात करो। पूछा क्या है, आयत का परिमाप पूछा। देखो वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना है, यानी आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल को 3 गुना कर दो तो वर्ग का क्षेत्रफल बनता है। वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना है, यानी आयत के क्षेत्रफल को 3 गुना कर देते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल बनता है। और वर्ग का क्षेत्रफल हमको दिया है 768, तो आयत का क्षेत्रफल, देखो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल 768/3। इस 3 को हम नीचे ले गए, 3 से भाग दे दिया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 256, यानी एरिया कितना आ गया 256। ये किसका आया है, आयत का आया है। और हमें पता है आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये L है तो ये B है और एरिया होता है L इंटू बी। तो हमें लंबाई दी है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 32 इंटू, देखो अब क्या होगी चौड़ाई, 32 इंटू चौड़ाई बराबर क्या होगा एरिया 256। तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी 256, 32 से काट दूं, 16 दूनी 32, 16 एकन 16 और 16 छक्के 96, 2 से 8, तो चौड़ाई क्या आ गई 8 आ गई। चौड़ाई आपकी 8 है और लंबाई कितनी है 32 है। अब देखो परिमाप क्या होता है, इधर हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये आपका आयत है समझो, इसकी चौड़ाई 8 है और ये 32 है और ये भी 32 है, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। परिमाप, पैरामीटर, परिधि एक ही बात होती है। ये होता है किसी भी क्षेत्र की लास्ट बाउंड्री लाइंस की दूरी को हम क्या बोलते हैं परिमाप बोलते हैं। यानी इसकी लास्ट बाउंड्री लाइन की दूरी कौन सी है, ये जो नागिन बन रही है ना, ये पूरी जो बाउंड्री लाइन है ये, ठीक है ना, ये जो नागिन बनाई हुई है ये क्या है, ये बाउंड्री लाइंस है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं पैरामीटर यानी परिमाप।
तो परिमाप पूछा है तो इसकी दूरी चारों तरफ की कितनी है, तो इसको जोड़ सकते हो 8 + 32 + 8 + 32, तो कितना हो जाएगा 32 8 40 और 40 80, यानी 80 सेंटीमीटर। तो परिमाप पैरामीटर परिधि एक ही बात होती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो इसका परिमाप कितना आ गया 80 सेंटीमीटर। किसका, आयत का पूछा था कि भैया आयत का परिमाप कितना होगा, तो हमने बता दिया कि आयत का परिमाप होता है 80 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखो इस तरीके से जब श्रेणी आती है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। ये नंबर सीरीज में अगला क्वेश्चन देखना है आपको कि अगला नंबर से क्या होगा 202 के बाद। देखो पहले आप स्क्वायर देख लो, वर्ग देख लो, प्लस माइनस देख लो, फिर क्या है गुणा करना है। इसको देखो 7 दूनी 7 या 21, एक कम हो रहा है तो 20 60, तो इससे तो 14 कम हो रहा है, फिर इसको कम, अच्छा पास में देखो तो 7 दूनी 14, 14 6 20, 20 दूनी 40, 40 और 6 40। अब देखो इसको देखना 7 × 2 + 6 बराबर 20, 20 × 2 + 6 बराबर 40, 20 दूनी 40 6 40। अब देखो 40 × 2 + 6 बराबर 98। अब देखो 98 × 2 + 6 बराबर 202। अगला स्टेप क्या होगा, फिर इसी प्रकार से 202 × 2 + 6 बराबर, देखो 202 × 404 + 6 यानी 410। अगला स्टेप क्या होगा इसका 410। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या किया उसने, × 2 + 6 × 2 + 6 × 2 + 6 × 2 + 6, तो फिर अगला स्टेप में भी × 2 और +6 होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इस श्रृंखला का योग क्या है। देखो ये श्रृंखला दी हुई है आपको, इसमें हमें क्या निकालना है, इसका योग निकालना है कि इस श्रृंखला का योग क्या होगा। तो इसको देखेंगे 1 2 3 4, इसी तरीके से कहां तक दिया है 10 तक। और ये जो दिया है अगला, इसमें क्या है 2 श्रृंखलाएं शामिल है। इसको देखो 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, यानी एक श्रृंखला तो ये है कि 1 + 2 + 3, जैसे कि मैं यहाँ लिख दूंगा अलग अलग करके 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक 10 तक। और एक श्रृंखला अपनी दूसरी है 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस 4 का क्यू प्लस डॉट 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 10 का क्यू। आपकी 2 श्रृंखला है। जैसा कि आपने पढ़ा है, हमने भी पहले बताया है कि जब प्राकृत संख्याओं का योग निकाला जाता है तो n प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र होता है n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग n × n + 1/2। इसी प्रकार जब n प्राकृत संख्याओं के n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग की बात करें, घनों का योग, वो जो संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2, इसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। इसमें 2 फॉर्मूले यूज होंगे। देखो जब आप अगर n प्राकृत संख्याओं का योग निकालेंगे तो कई तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन जब घनों का योग निकालना होगा तो उसके लिए सूत्र की बहुत जरूरत होती है। तो जो नॉर्मल होता है n प्राकृत संख्याओं का योग, उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो अगर हम इसकी जगह देखो इस इक्वेशन को अगर फॉलो करें तो n बराबर कितना है 10 तक गए, यहाँ भी 10 है, तो इसको रखें n × n + 1, तो 10 × 10 + 1 बटा क्या हो जाएगा 2 प्लस ये वाला प्लस, अब इसको रखेंगे तो ये वाला लिखेंगे 10 × 10 + 1 बटा 2, और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, 2 से ये कट जाएगा, 2 × 5 = 10, तो 10 और 1 11, तो ये स्टेप हो जाएगा 5 × 11 प्लस इसी प्रकार ये हो जाएगा 5 × 11 का स्क्वायर। तो आगे देखेंगे अपन 11 × 5 = 55 प्लस 55 का स्क्वायर। अब 55 का स्क्वायर क्या होगा हम आपको बता देते हैं, 55 प्लस, देखो 55 50 से कितना ज्यादा है,
5 ज्यादा है, तो 25 में 20 जोड़ोगे तो 30 और 5 का स्क्वायर 25, तो 30 25 और 30 25 प्लस 55 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 30 80। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी इनका ये श्रेणी का योग कितना हो जाएगा 30 80। इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको सीखना है बगैर पेन के स्क्वायर करना 1 से लेके 1000 तक, या 10,000 के 30 इधर 30 उधर 40 इधर, मतलब जब तक आपको जो एग्जाम में स्क्वायर आते हैं, जो एग्जाम में किसी भी एग्जाम में, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, व्यापम हो या रेलवे हो, किसी भी एग्जाम में कोई भी स्क्वायर बड़े से बड़ा छोटे से छोटा पूछा है, वो बगैर पेन के अगर आपको सीखना है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, तो हम उसके लिए वीडियो आपके लिए स्पेशल वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। एक संख्या के 26% के 3/7वें भाग का 25% 136.5 है, तो वह संख्या क्या है। देखो कोई संख्या निकालना है तो x का 26% तो 26 बटा, देखो 26 है तो 26/100, के तो के की जगह क्या होता है इंटू 3/7 वे भाग का 25% तो 25/100 कितना हो जाएगा ये 136.5 बटा, देखो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने बटा लगा दिया। ठीक है, अब देखो इसको काट ले, 25 एकन 25 25 चौके 100, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसको काटो, देखो 13 दूनी 26, 13 से ये कट जाएगा, 13 एकन 13, भागन टूटे की बिंदी 13 पंजे 65, कोई दिक्कत किसी को नहीं। 2 से इसको काट दे, 2 दूनी 4, ठीक है, 1 0 से ये 0 कट जाएगी। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, और 1 0 से इस 0 से हम ये 0 काट सकते हैं। ठीक है ना, इस 0 से क्या हो जाएगा, ये 0 कट जाएगी, ये वाली 0 से ये 0 कट जाएगी, ये 2 दूनी 4 यहाँ पे आ गया, 2 से ये कट गया। अब देखो इधर 3 बचा, ये 3 से ये भी कट सकता है, 3 तरह के 9, 3 पंजे 15। अब आप देखोगे यहाँ से 10 और यहाँ 7 और यहाँ 2 बचा, और इधर क्या बचा ऊपर 35, तो x बराबर लिख देंगे x इंटू 1 बटे, देखो इधर 10 इंटू 7 इंटू 2 बराबर इधर क्या है 35 है। अब इस 35 को हम पूरा उधर ही ले जाते हैं, देखो इधर x बराबर 35 इंटू 10 इंटू 7 इंटू 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 35 दूनी 70, तो 70 इंटू 7 दाई 70, 35 दूनी 70 इंटू 70, यानी x बराबर हो जाएगा 49/00, यानी जो संख्या थी वो क्या हो जाएगी 49/00, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसने क्या पूछा, एक संख्या के, और संख्या ही निकालना था, तो क्या एक सीधा इक्वेशन बनाया और उसको काट के पीट के एक ही स्टेप में आप कर सकते हो। जैसा आपको अब इसको बाहर इस तरीके से इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे कटने पिटने से आपको संख्याओं का जब पता नहीं चलता है तो समझ में आ जाएगा, और जब आप खुद कर रहे होंगे तो आपको आंसर से मतलब है, कोई जरूरत नहीं है किसी को दिखाना नहीं है कि हमने कैसे किया है, तो एक ही स्टेप में आप उसको सॉल्व करके और आंसर बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जिसकी त्रिज्या एक वर्ग के किनारे के बराबर है, जिसकी परिधि 112 मीटर है। देखो इस तरीके से आप ये बताओगे कि ये परिधि जो दी है वो किसकी है, वृत्त की है या वर्ग की है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को रोककर पोस्ट करो और उसके बाद क्या करोगे आप कमेंट में ये बताओगे हमें कि परिधि किसकी दी है, वृत्त की दी है या वर्ग की दी है। उसके बाद आप इसको वीडियो को देखोगे, कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो देखो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल तो पूछा है, लेकिन उसने कहा जिसकी त्रिज्या एक वर्ग के किनारे के बराबर है और जिसकी परिधि 112 मीटर है, यानी वर्ग की परिधि 112 मीटर है। अब आप कहोगे कि भैया वर्ग की तो परिधि नहीं होती, वर्ग की परिधि, देखो परिधि परिमाप पैरामीटर सरकमफ्रेंस एक ही बात होती है, वृत्त की परिधि बोलते हैं और वर्ग चतुर्भुज की परिमाप बोलते हैं, यानी किसी भी एरिया की लास्ट बाउंड्री लाइंस की दूरी को क्या बोलते हैं हम, परिमाप, परिधि, सरकमफ्रेंस या पैरामीटर बोलते हैं। तो जो एक वर्ग है उसका जो पैरामीटर है वो कितना है 112 है, क्या है 112। देखो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं,
तो हम देखेंगे कि 4a इजिकल टू क्या है, 112 है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 बचा 32, 4 8 32, यानी इसकी जो भुजा होगी वो कितनी हो गई, 28 28 भुजा हो गई। जो वर्ग है उसकी भुजा कितनी है, 28 है। और क्वेश्चन में कहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या एक वर्ग के किनारे के बराबर है। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, जो वृत्त है एक वृत्त ये वाला, तो इसका जो त्रिज्या है वो कितनी है, किनारे के बराबर है, यानी 28 है। एक वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर है, इसके किनारे के। भाई अगर इसके किनारे के बराबर वृत्त की त्रिज्या है तो क्षेत्रफल क्या होगा किसका, वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, यहाँ पे त्रिज्या है, तो पाई का मान 22/7 इंटू 28 इंटू 28। तो 7 से इसको काट दूं, 7 चौके 28, ठीक है ना। 28 दूनी 56 दूनी 112, 112 इंटू 22। अब आप अगर गुणा करोगे इसको तो 22 दूनी 44, 4 22 एकन 22 और 4 26 की 6 हासिल की 2 और 22 एकन 22 और 2 24। तो 24 64 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आपका मैथ्स पार्ट है वो पूरा हुआ। मैथ्स पार्ट में 6 क्वेश्चन आते हैं और इसी प्रकार रीजनिंग में भी 6 क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं अपन रीजनिंग के पार्ट पर। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। 4 शब्द दिए गए हैं, यदि सभी शब्दों को एक शब्दकोश के अनुसार वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। देखो इसमें क्या है, शब्दकोश के अनुसार, यानी पहले ए वाले फिर बी वाले फिर सी वाले, इस तरीके से आते हैं। तो ओ यू टी ओ भी, तो यू से पहले क्या आएगा, भी से पहले यू आएगा, तो ओ यू टी। अब यू इसमें भी है, यू के बाद भी आता है, तो पहले तो इनमें से आएगा तो टी टी। अब टी के बाद आर है, यहाँ सी है, तो पहले सी वाला आएगा, फिर आर वाला आएगा, फिर ओ भी वाला आएगा, तो बी में ए वाला आएगा तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे। उसने कहा तीसरे वाला कौन सा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसका सीक्वेंस पूछता तो अपन ये लगा देते कि दूसरा पहले आएगा, फिर उसके बाद पहला आएगा, फिर उसके बाद चौथा आएगा और उसके बाद तीसरा आएगा। इस तरीके से इसका सीक्वेंस हो जाएगा। एसएससी रेलवे एग्जाम में इस तरीके से सीक्वेंस पूछा जाता है, ठीक है ना। और कई एग्जामों में पहला दूसरा तीसरा कौन से भी नंबर का पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें विशेष ध्यान रखेंगे कि कौन सा पूछा है। क्या होता है, ज्यादातर अपन लोग क्या सोचते हैं, पहला ही पूछा होगा तो पहला लगा देते हैं, इसलिए आप ध्यान रखोगे कि तीसरा पूछा है, दूसरा पूछा है या चौथा पूछा है, इसका विशेष ध्यान रखोगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इन 3 शब्दों के संबंध में सबसे उचित विवरण वाले विकल्प का चयन करो। देखो इनमें क्या है कि इनका क्या संबंध है। मगरमच्छ, गिरगिट और कछुआ, ये सरीसृप है, उनके पास कठोर शैल है, ये पानी के पास रहते हैं, ये रंग बदलते हैं। गिरगिट रंग बदलता है, उनके पास कठोर शैल है जैसे मगरमच्छ और कछुए के पास, ये पानी के पास रहते हैं, ये नहीं रहता। इसमें ये सबसे बेटर जो आंसर है वो है ये सरीसृप है। ये क्या कहलाते हैं, ये सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। जैसे जो स्तनपाई सरीसृप आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, स्तनपाई किसे बोलते हैं, जिसके स्तन होते हैं, यानी जो जानवर, इंसान भी स्तनपाई में आते हैं ना, जिनके स्तन होते हैं, यानी जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्तनपाई बोलते हैं। सरीसृप रेंगने वाले होते हैं। इस तरीके से कई पार्टों में इनको डिवाइड किया गया है। टैपवर्म या टेनेसियस से वही संबंध है जो प्लाज्मोडियम का किससे है। देखो टैपवर्म क्या होता है, एक कीड़ा होता है, ये बंद गोभी में पाया जाता है, और जो जब अपन खाते हैं ना तो ये जब अंदर चला जाता है, पेट में जाता है, और पेट के माध्यम से खून में मिलता है, और उसी माध्यम से ये हमारे कहाँ मस्तिष्क में पहुंच जाता है, और जब मस्तिष्क में पहुंच जाता है तो ये बीमारी पैदा करता है। उस बीमारी का नाम होता है टेनेसियस। यहाँ क्या है, इसमें इंग्लिश में सही लिखा है टैपवर्म रिलेटेड इज टेनेसियस। इसमें टैपवर्म किससे रिलेटेड है, टेनेसियस से, यानी इस वाले लक्षण के कारण हमें ये बीमारी पैदा होती है। तो प्लाज्मोडियम किसके कारण होता है, मच्छरों के कारण होता है, यानी मलेरिया जो फैलता है वो मच्छरों के कारण होता है, मादा एनोफिलीज के कारण। और इसमें क्या होता है, ये जो मच्छर होते हैं वो ज्यादातर वैज्ञानिकों के द्वारा माना गया कि ज्यादातर ये रात के जो मच्छर काटते हैं उनके द्वारा मलेरिया ज्यादा होता है। ज्यादातर आप
अगर परसेंट में देखोगे तो 80% ये देखा जाएगा कि ज़्यादातर मच्छर जो रात में काटते हैं उनके द्वारा मलेरिया ज़्यादा फैलता है। बाकी तो दिन में भी काटते हैं, लेकिन ज़्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है, अगर आप पढ़ोगे तो यही लिखा मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो आपको पता चले फिर इससे प्लाज्मोडियम किससे संबंधित है, मलेरिया से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, देखो नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित अक्षर संख्या अनुक्रम का अध्ययन करें। कहा गया यदि केवल M से L के अक्षर संख्या को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी M से L के, यानी यहाँ से M ये है और L ये है, इनको क्या करना है, विपरीत क्रम में लिखा जाए, कोई परिवर्तन न किया जाए, अन्य अक्षर संख्या में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो दाईं ओर से 17वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा कौन सा है। तो अगर आप लिखना चाहो तो इनको लिख सकते हैं E एंड G B D। अब क्या L से शुरू होगा, देखो L के बाद J के बाद 1 F 3 V S के बाद Z C A 2 H K N 4 और M। अब M के बाद ये आएगा O Q 5 P R, O Q 5 P R। अब देखो इस तरीके से लिख दिया, विपरीत क्रम में लिखा जाए, अक्षर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया, यानी अन्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तो दाईं ओर से 17वें अक्षर संख्या के दाईं ओर तीसरा कौन सा है। तो यहाँ से 17वें के दाईं ओर तीसरा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। अब इस 17 के दाईं ओर से 17, अब इस अक्षर के देखो, अब इस अक्षर का देखा जाएगा तो बाईं ओर होगा आगे और दाईं ओर होगा पीछे, तो इसका अक्षर का बाईं ओर इधर तीसरा, तो एक भी एक हो जाएगा, ठीक है, भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, 1 2 और 3, तो कौन सा होगा, तीसरे नंबर पे जेड आपका आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि अब देखो पहले इस श्रेणी का कहा था दाईं ओर से, अब कह रहा है अक्षर का दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, यानी अब इस अक्षर के यानी 3 के दाईं ओर, यानी VSZ, तो क्या हो जाएगा, जेड आपका आंसर सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा पढ़ना है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। और जैसे वो कहेगा उसी तरीके से आपको मानना पड़ेगा। इसमें ये नहीं है कि अपना दिमाग लगाओ कि नहीं ऐसे नहीं लिख सकते, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें जो कहेगा उसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ए से एम अक्षरों को इस तरह लिखा जाता है कि दो अक्षरों के बीच एक अक्षर के लिए जगह छोड़ी जाती है, उसके बाद एम के बाद बाकी अक्षरों को भरा जाता है जो कि एन से चालू होंगे, जेड पर खत्म होंगे। इस जानकारी को पढ़ के नीचे के सवाल का जवाब दीजिए। तो देखो ए से लिखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई से के एल एम, कहाँ तक लिखना है, एम तक। अब इसके बाद कहा है एन से चालू होंगे, यानी अपन एन से भरना से स्टार्ट करोगे, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब उसने कहा जेड पर खत्म। इस जानकारी को पढ़ के नीचे सवाल का जवाब दो, यानी डी और के बिल्कुल मध्य कौन सा है। तो देखो डी कहाँ पे है, इसमें डी को आप देखोगे ये यहाँ है, और के कहाँ है, यहाँ है। अब इसके मध्य में कौन होगा, तो देखो डी और के। अब एक डब्ल्यू इधर से गया, एक इधर से जाने दो, एक दो इधर से गए तो दो इधर से गए, ठीक है। एफ एस दो इधर से गए तो आई यू दो इधर से गए। अब देखो यहां से जी गया, यहां से एच गया, तो कौन बचा, यहाँ पे टी बचा, यानी आधे इधर के गए आधे इधर के गए, तो बचा क्या, टी। तो बीच वाला अक्षर क्या होगा, टी आपका आंसर होगा। या आप गिन के भी कर सकते हो, डी से और के तक कितने अक्षर हैं उसमें बीच वाला कौन सा है। तो डी से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 अक्षर है। देखो 15 अक्षर है तो 7 इधर, यानी 8वां जो अक्षर होगा वो आंसर होगा। किधर से भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टी आएगा 8वें नंबर पे, ठीक है ना। इधर से गिनोगे इधर से गिनोगे तो टी आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर,
नीचे विकल्पों में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं जबकि इनसे भिन्न हैं, उस भिन्न शब्द की पहचान करें। कूदना, दौड़ना, जॉगिंग करना, व्यायाम करना। देखो कूदना, दौड़ना, जॉगिंग करना ये सभी क्या हुए, व्यायाम के अंतर्गत आते हैं। ये सभी करोगे तो कह सकते हैं अपन के व्यायाम कर रहे हैं, यानी ये सभी व्यायाम के अंतर्गत आते हैं। तो क्या हो जाएगा, व्यायाम इसमें अलग हो जाएगा, ठीक है ना। ये अलग अलग चीज है लेकिन इन सबको क्या कहते हैं, व्यायाम कहते हैं। तो व्यायाम के अंतर्गत ये तीनों वर्ड आ जाते हैं, तो इसलिए व्यायाम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस तरीके से हमारे 6 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के खत्म हुए। अब यहाँ से हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें अपन को कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, किस तरीके से किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इनके भी 6 क्वेश्चन आते हैं जैसे कि आपको बता दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 6। पहला क्वेश्चन ये रहा, वनस्पति विज्ञान किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी वनस्पति विज्ञान को किस नाम से जानते हैं। तो किस नाम से और जानते हैं अपन, इसको फाइटोलॉजी नाम से जानते हैं। इंग्लिश में भी देख लो, बॉटनी इज आल्सो नॉन एज क्या, फाइटोलॉजी, ठीक है। देखो निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है, देखो निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है आपको ये बताना है। तो आपको ये देखना है, देखो रंगास्वामी कप किसमें, हॉकी में दिया जाता है, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट में, रॉबर्ट्स कप फुटबॉल में, और ये फेडरेशन कप किसमें दिया जाता है, ये भी फुटबॉल में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है, फुटबॉल में, ठीक है। बैडमिंटन में नहीं दिया जाता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सही नहीं है, उसने ये पूछा था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश में क्या बदलाव होगा। तो अर्थव्यवस्था जब विकसित होगी, बढ़ेगी, तो जीडीपी में क्या तृतीय क्षेत्र में क्या होगा, बढ़ेगा, वो भी क्या होगा, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। देखो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया जो कि फलीदार पौधों में पाया जाता है, हवा से नाइट्रोजन गैस को अकार्बनिक नाइट्रोजन कंपाउंड में परिवर्तित करता है, जो कि मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं। जैसे पौधे द्वारा त्वरित रूप से प्रयोग किया जा सकता है, फलीदार पौधों की बहुविध फसल से की आवश्यकता महत्वपूर्ण ढंग से कम हो जाती है। अब देखो क्या होता है, जब अपन खेती करते हैं तो आपने गांव में देखा होगा, कुछ ऐसे हमारी तरफ ढेंचा नाम बोलते हैं, फलीदार, और भी कई एक तरीके के पौधे आते हैं जो फलीदार रहते हैं। तो उनको जब पहले तो उगाया जाता है अच्छा, और जब वो बड़े आ जाते हैं तो फिर उनको क्या होता है कि जोत दिया जाता है, यानी उन जो पेड़ों को उनके वो काटते नहीं है, उसमें ट्रैक्टर से क्या करते हैं, जोत देते हैं, और जो फलीदार जो पौधे होते हैं वो सब कट जाते हैं और उनका घास उसी खेत में ही सड़ जाता है, सड़ के, और वो किसका रूप ले लेता है, एक खाद का रूप ले देता है। वही इसमें कह रहा है, देखो बैक्टीरिया जो कि फलीदार पौधों में पाया जाता है, जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो फलीदार पौधों में पाया जाता है, हवा से क्या करता है, वो नाइट्रोजन गैस को अकार्बनिक नाइट्रोजन कंपाउंड में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, जो कि मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं। अगर ऐसा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, मिट्टी में उर्वरा क्षमता यानी उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ जाती है, जिससे पौधों द्वारा त्वरित रूप से प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। फलीदार पौधों की बहुविध फसल को क्या कहते हैं, उर्वरक की आवश्यकता महत्वपूर्ण रूप से कम हो जाती है। क्या भैया, उर्वरक की आवश्यकता कम हो जाती है, यानी फिर क्या होता है, जब अपन को वह खाद मिल जाता है तो अपन को अन्य जो खाद आते हैं केमिकल वाले, उनकी आवश्यकता कम होती है, उनको नहीं डाला जाता, और उसी से बहुत अच्छी फसल आपको मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि वो जो खाद बनाई जाती है वो एकदम देसी खाद होती है और अच्छा काम करती है फसल के लिए, और अच्छी फसल भी पैदा होती है। इस तरीके से हम अन्य जो खाद है उसको नहीं डालते, इसलिए उर्वरक ताकि हमें कम जरूरत होती है, उर्वरक की हमें क्या होती है, कम जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, इसमें दिया है कि कोयला क्षेत्र के साथ सूची जिला का मिलान कीजिए, यानी जो कोयला क्षेत्र है उनका अपन को क्या करना है, मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है कि कौन से कौन सा मिला हुआ है, ठीक है। यानी मकुम, यानी जो मकुम है वो क्षेत्र है, ये कहाँ पाया जाता है, डिब्रूगढ़ में। कहाँ पाया जाता है, ये डिब्रूगढ़ में। और केम्पटी कहाँ पाया जाता है, नागपुर में। करणपुरा कहाँ जाता है, पालामऊ हजीराबाग में। और सिंगरौली बेडन ये कहाँ पाया जाता है, सीधी
शहडोल MP में पाया जाता है, सीधी शहडोल में। सिंगरौली भी अब इस समय जिला है मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। तेल को पेट्रोल के साथ मिलाने पर यह नौगी इफेक्ट को कम कर देता है, इस कार्यप्रणाली को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक। इसको कहा जाता है तेल को पेट्रोल के साथ मिलाने पर ये नौगी इफेक्ट को कम करता है, उसको क्या कहते हैं? नॉकिंग इफेक्ट। तो इसको क्या कहते हैं अपन? ऋणात्मक उत्प्रेरक, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट भी पूरा हुआ। इसके बाद तो ये टाइपिंग का वो दिया है, मैटर दिया रहता है नीचे, ये जो टाइपिंग आती है वो दिया है, देखो बता देते हैं। ये टाइपिंग का जो इंग्लिश में जो टाइपिंग के लिए आता है वो मैटर है, देख सकते हो आप। ऐसा टप नहीं आता, लोग कहते हैं कि भाई टप आता है, ऐसा टप नहीं आता, लेकिन स्पीड अच्छी खासी होना चाहिए। थोड़ा सा ये कैपिटल अक्षर है, ये पॉइंट बना के वहाँ के जब आप स्टॉप फुल स्टॉप लगाते हो उसके बाद कैपिटल आता है, ऑटोमेटिक वहाँ कैपिटल नहीं आएगा, आपको कैपिटल बनाना होगा। तो कैपिटल स्मॉल का विशेष ध्यान रखेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखो थोड़ी थोड़ी 2-4 शब्द लिखे फुल स्टॉप, 4 शब्द लिखे फुल स्टॉप, इसका विशेष ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये मैटर पूरा आपको 15 मिनट आता है, 15 मिनट में आप इसको टाइप करना है। और इसमें विशेष ध्यान रखेंगे कि गलती जितनी कम होगी उतना बेटर रहेगा आपको, ठीक है, उतनी अच्छी स्पीड आएगी। गलती जैसे ही होती है स्पीड आपकी कम होती जाती है, ठीक है। तो आप मैटर ये देख सकते हो कि ऐसा मैटर आता है, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं है, ये आराम से हो जाता है। 10 मिनट में आप आराम से कर दोगे, लेकिन गलतियां ना करोगे तो बेटर है। अगर गलती नहीं करोगे और 10 मिनट में कर देते हो तो काफ़ी अच्छी खासी स्पीड आ जाएगी आपकी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये पार्ट आपका पूरा हुआ। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, इसके लिए आपको बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।